बेसिकली हमें लीनियर अलजेब्रा को 3 पार्ट में पढ़ना है, ठीक। मतलब अभी 3 पार्ट में, फिर आगे एक पार्ट और आएगा। तो 3 पार्ट में आपको पहले पढ़ना है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो इसी में सब स्पेस का भी पार्ट हो जाएगा, सब स्पेस। और उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी एलटी आपको पढ़ना है, और उसके बाद फिर मैट्रिक्स पढ़ना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स आपस में रिलेटेड हैं। तो ये 3 स्टेप में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का स्टडी करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। यहाँ पर चूंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं तो बहुत सारे लोग को बेसिक लीनियर अलजेब्रा तो पता होगा, पर जो बीएससी 4th सेम के बच्चे हैं उनको लीनियर अलजेब्रा अभी वो एक बार भी नहीं पढ़े हैं। तो हम लीनियर अलजेब्रा को बीएससी 4th सेम के रेफरेंस में स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर के बीएससी 4th सेम को ध्यान में रख करके कि सारे बच्चों को ये चीज़ क्लियरली समझ में आए। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे और लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और फिर मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सामने आएंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट और जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा में हम लोग वेक्टर स्पेस। तो देखिए, जो वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट है, वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए पहले हमें एक नए सेट की जरूरत पड़ती है जिसे फील्ड कहा जाता है। और फील्ड कैसे बनता है, तो बेसिकली जो लोग बीएससी 4th सेम के बच्चे हैं वो पिछले सेमेस्टर में पढ़े हुए थे ग्रुप थियरी। तो ग्रुप में क्या है कि एक कोई सेट है, मान लीजिए नॉन एम्प्टी सेट हो, अगर मैं इसको मान लीजिए कि एफ नाम दे दूं, ये नॉन एम्प्टी है, मतलब नॉट इक्वल टू 5 है। किसी को डाउट होगा तो पूछ सकता है। तो जो आप पहले ग्रुप पढ़े हुए हैं उसमें एक सेट ले लीजिए जो नॉन एम्प्टी हो, और नॉन एम्प्टी सेट होगा एफ, और कोई एक ऑपरेशन ले लीजिए। तो जब हम फील्ड की बात करेंगे तो मैं एक ऑपरेशन ले रहा हूँ प्लस, ठीक है। एक सेट है जो प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बना ले, सेट के साथ एबेलियन ग्रुप बना लेगा, तो ये फील्ड की ओर अब बढ़ रहा है। मतलब कि जैसे कि प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप, तो ग्रुप थियरी जो भी पढ़े हुए हैं बेसिक वो उनको पता होगा, तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में अब क्या होगा कि ये जो सेट है ये एक ही बाइनरी ऑपरेशन यानी प्लस नहीं हो, इसमें एक और बाइनरी ऑपरेशन हो, मान लीजिए कि डॉट हो। तो अब यह सेट के पास 2 बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो जब डॉट के साथ आएगा तो डॉट के साथ भी एबेलियन ग्रुप बनाए, डॉट के साथ भी एबेलियन ग्रुप बना ले, ठीक है। क्योंकि एक प्रॉपर्टी प्लस है और एक डॉट है, लेकिन डॉट के साथ जब बनाए तो इसमें से 0 को निकाल करके, मतलब डॉट के साथ जब बनाना हो तो एफ के नॉन जीरो एलिमेंट हो। चूंकि जब भी आप प्लस के रेस्पेक्ट में एफ को ग्रुप कहेंगे तो उसमें 0 तो आएगा ही, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है और एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 0 आएगा ही। लेकिन जब डॉट यानी डॉट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जब इसे एबेलियन कंसीडर करेंगे तो 0 का इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसको, इस सेट को मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप डिफाइन करते समय ही ये कह दिया जाता है कि जो एफ है ये 0 को छोड़ करके, मतलब कि एफ के अंदर के नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई के साथ एबेलियन ग्रुप बना ले, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी तो इस तरीके से हो गया कि एफ प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बना लिया है और डॉट के साथ भी एबेलियन ग्रुप बनाया है, लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट। अब ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, उसके लिए 2 एडिशनल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे कि मान लीजिए कि ए डॉट बी प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यहाँ पर या तो ए प्लस बी, मतलब ये 2 प्रॉपर्टी एडिशनल हैं। सी तो यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी, ठीक है। तो ये 2 एडिशनल प्रॉपर्टी के साथ कुल मिलाकर के 12 प्रॉपर्टी हो जाते हैं, 12 प्रॉपर्टी हो जाते हैं। क्योंकि एबेलियन किसी भी ग्रुप किसी भी सेट एफ को प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाने के लिए इसके पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, फिर एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर इनवर्स होगा, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो इस प्रकार से 5 प्रॉपर्टी प्लस के साथ, फिर 5 प्रॉपर्टी डॉट के साथ, 10 प्रॉपर्टी और 2 एडिशनल प्रॉपर्टी, ये 12 प्रॉपर्टी मिल करके कोई भी सेट तब जा करके ये फील्ड बनता है। और फील्ड की बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका है वेक्टर स्पेस को पढ़ने के लिए। तो उम्मीद है कि ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर प्लस और डॉट दोनों के साथ ग्रुप बनाए, लेकिन डॉट के साथ जब बनाए तो अपने जीरो को निकाल करके या फिर नॉन जीरो एलिमेंट को लेकर के बना ले। जीरो उसमें रहेगा, लेकिन जब वो ग्रुप बनाए एबेलियन ग्रुप तो डॉट को जीरो को छोड़ करके, और दो एडिशनल प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है कि डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आर ले लीजिए प्लस और डॉट। ये ऑर्डिनरी प्लस और डॉट है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। ये प्लस डॉट अलग तरीके से भी डिफाइन किए जा सकते हैं। तो आर हो गया और कम्प्लेक्स नंबर हो गया प्लस डॉट के साथ, रेशनल नंबर हो गया प्लस डॉट के साथ। तो इस प्रकार से कम 3 तो ये फील्ड आप लोग जानते ही होंगे, परिचित होंगे। तो इन तीनों फील्ड की खासियत ये है कि ये इनफाइनाइट फील्ड है, इनफाइनाइट फील्ड। किसी को डाउट होगा तो वो पूछ सकता है, इसको इनफाइनाइट फील्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। अब तुरंत दिमाग में आता होगा कि क्या कोई फाइनाइट फील्ड होता होगा। तो फाइनाइट फील्ड का भी मैं एग्जांपल दे देता हूं। तो फाइनाइट फील्ड के लिए जैसे कि सभी लोग पढ़े होंगे जेडपी टाइप का एलिमेंट, जो कि प्लस कांग्रुएंस मॉडुलो पी मल्टीप्लीकेशन कांग्रुएंस मॉडुलो पी ए जो बनाता है, और खासकर पी क्या हो जाए, पी प्राइम हो जाए। तो इस प्रकार का जो जेडपी पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, सेट ऑफ कांग्रुएंस, और पी के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। तो जब प्राइम रहेगा तभी ये फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये पता चलता है कि जेड जैसे कि 3 हो गया, Z2 हो गया, Z5 हो गया, जो भी होगा इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो 12 प्रॉपर्टी है, यानी कि प्लस के साथ ग्रुप और डॉट के साथ ग्रुप, मल्टीप्लाई के साथ ग्रुप और 2 एडिशनल प्रॉपर्टी, वो सब सेटिस्फाई करेगा। तो एक हो गया फाइनाइट फील्ड, एक हो गया इनफाइनाइट, सॉरी ये दूसरा वाला फाइनाइट है और पहला वाला इनफाइनाइट फील्ड। तो जब फील्ड क्लियर हो जाएगा, जैसे बीएससी 4th सेम के कुछ बच्चे हैं तो उनको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। उम्मीद है कि क्लियर होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जब फील्ड क्लियर हो गया तब हम एक नया सेट लेते हैं। सपोज कीजिए कि भी कोई सेट है और ए अलग से प्लस के साथ ग्रुप बना ले, ग्रुप ही नहीं एबेलियन ग्रुप बना ले, एबेलियन ग्रुप बना ले। एक कोई सेट ले लीजिए भी नॉन एम्प्टी, और इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस है, प्लस अलग से डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डिनरी प्लस भी ले सकते हैं या प्लस को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक, तो ए एबेलियन ग्रुप बना ले। तो एक हो गया भी और एक हो गया एफ जो प्लस और डॉट है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका प्लस डॉट अलग है और इसका प्लस डॉट अलग है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि हमारे पास 2 सेट है, अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करेंगे। तो करते क्या है कि जैसे कि भी है तो इसमें 3 प्रॉपर्टी का जिक्र किया जाता है। एक प्रॉपर्टी होता है इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं कंपोजिशन इसको बोलेंगे, इंटरनल कंपोजिशन, सॉरी, और फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन। और तीसरा होता है कि ये जो इंटरनल एक्सटर्नल होंगे उन दोनों का मिक्स करके कुछ नए रिलेशन, मतलब रिलेशन तो पहले से ही होते हैं, उसको अलग से डिफाइन कर दिया जाता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो तीसरा दोनों का मिक्स होगा तो उसको डिफाइन किया जाएगा। तो इंटरनल में क्या होता है कि जैसे कि भी मैं कह रहा हूं कि एबेलियन ग्रुप बनाता है प्लस के रेस्पेक्ट में, तो चूंकि भी के कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे, मान लीजिए कि हम अल्फा ले लें और बीटा ले लें, और ये ऐड करने पर फिर से जो नए बनते हैं वो फिर से इसी में जाएंगे, और जो भी प्रॉपर्टी होगी 4-5 प्रॉपर्टी तो उसको सेटिस्फाई करेगा।
तो एक्चुअली ये दो एलिमेंट ऑपरेट हुए और फिर उसी में जा रहे हैं, तो सेम नेचर के हो जा रहे हैं, तो इनको कंसीडर किया जाता है एज अ वेक्टर। इनको वेक्टर कंसीडर किया जाता है, और इसको भी वेक्टर कंसीडर करेंगे इसको, यानी कि V के अंदर किसी भी एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे कि ये वेक्टर है। तो दो वेक्टर मतलब कि जो आप 12th में या मतलब इसके पहले जो वेक्टर पढ़े हुए हैं, जैसे आई जे के वाला, ठीक, आई प्लस जे प्लस के, इसे रिलेट करके कोई हम वेक्टर लिखते थे ए और बी करके कुछ लिखते थे, फिर दो को जोड़ते थे तो फिर से वेक्टर बनता था, तो उस टाइप का कंसेप्ट है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे वेक्टर। तो V के अंदर के किसी भी एलिमेंट को वेक्टर कहा जाएगा, दो वेक्टर को ऐड करेंगे, तो चूंकि ये एबेलियन ग्रुप कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए इनको ऐड करने पर जो भी रिजल्टेंट बनेगा तीसरा, वो फिर से इसी में जाएगा, तो वो भी वेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। ये जो प्लस दिख रहा है, ये प्लस इंटरनल कंपोजिशन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एक हो गया इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में करते क्या है कि एक फील्ड के एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ए ले लिया और वेक्टर का एलिमेंट ले लिए अल्फा, ठीक है। अब ए को अल्फा में मल्टीप्लाई किए, तो जो ए अल्फा बना, ए फिर से वेक्टर स्पेस में ही जाने चाहिए, ठीक, अगर इसमें पहुंच जा रहा है, और सभी ए के लिए जो कि फील्ड में है और सभी अल्फा के लिए जो कि भी में है, अगर ऐसा हो रहा है, तो अगर सभी के लिए हो रहा है, ऐसा कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एफ क्रॉस भी टू भी, मतलब कि एक एलिमेंट आप अल्फा के इस फील्ड का ले लीजिए जो कि ए है, और दूसरा एलिमेंट भी अल्फा ले लीजिए, दोनों को ऑपरेट करिए। ये ऑपरेशन डिफाइन होता है, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो प्लस है, यहाँ पर भी का एक अलग प्लस है, एफ का अलग प्लस है और डॉट है यहाँ पर, और जो यहाँ जो डॉट दिख रहा है, ए डॉट एफ और भी के बीच में है, मतलब ये नया ऑपरेशन है जो एफ और भी के बीच में वर्क कर रहा है। तो अभी आपके पास कुल कितने ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं, एक भी का प्लस अलग, एफ का प्लस अलग, दो हो गए, एक डॉट, यहाँ जो होगा दो फील्ड के एलिमेंटों के बीच में डॉट होगा, तो ये अलग ऑपरेशन होगा। और यहाँ जो डॉट दिख रहा है, ये डॉट एक फील्ड और एक ये जो भी है, भी के एलिमेंट के बीच में है, और ये बनने के बाद मतलब इसको ऑपरेट करने के बाद जो ए अल्फा बनेगा वो फिर से भी में जाएगा, तो ये अलग ऑपरेशन है। तो इस तरीके से इसमें मैक्सिमम कुल कितने ऑपरेशन, मिनिमम कम से कम आपको 4 ऑपरेशन तो दिख ही रहे हैं कि एक प्लस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कुल 4 ऑपरेशन किसी भी वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें एक सेट एफ चाह रहा है और एक भी चाह रहा है, और 4 ऑपरेशन चाह रहे हैं, भी एफ का अपना, भी का अपना, और एक एफ और भी के बीच में एक ऑपरेशन। तो इस प्रकार से अगर ये दो कंपोजिशन, मतलब कि दो कंपोजिशन, जैसे एक इंटरनल हो गया और एक एक्सटर्नल, इन दो को सेटिस्फाई किया, तो इसको अभी एक तीसरा भी है, तीसरा हम भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए उसको, तो तीसरा इस प्रकार से है कि अगर कहा जाए कि मान लीजिए भी के दो एलिमेंट ले लिए जाएं, v1 v2 ऐसे ले लिए जाएं, और फिर f के दो एलिमेंट ले लिए जाएं, a भी ले लिए जाएं, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो इस टाइप से डिफाइन की जाती है। पहला कि a डॉट v1 प्लस v2, ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा a v1 प्लस a v2, इस प्रकार से इसमें लिखना होगा लास्ट में कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ और फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग टू v, इस टाइप से। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि हम a प्लस बी ले लेते हैं और यहाँ भी ले लेते हैं, तो ये a भी प्लस बी भी हो जाएगा, फॉर ऑल लिख दीजिए सबके लिए। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर a और b ऑपरेट हो रहे हैं किसी भी पर, ठीक है, एक सेकेंड, मुझे लगता है कि कोई कुछ देखना चाह रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। जो हाँ, आलोक रंजन म्यूट कर लीजिए, हाँ, ठीक है, ओके।
तो देखिए, तो यहाँ से जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा था कि ए डॉट V1 प्लस V2, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए डॉट जो बी है, ए फील्ड के बीच का मल्टीप्लाई है, यहाँ वाला मल्टीप्लाई है, और ए जो मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाई अभी जो मैं बता रहा था कि इसे आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एफ क्रॉस भी टू भी, मतलब एक एलिमेंट ए यहाँ का ले लें, भी यहाँ का ले लें, इसके बीच जो ऑपरेशन हो रहा है ए फिर भी में जाएगा, तो ए वाला ऑपरेशन ए डॉट वाला है, तो यहाँ वाले ऑपरेशन को मैं डॉट यहाँ पर ऐसे आपको दिखा सकता हूँ। तो ए क्या काम करेगा कि ये ए डॉट के साथ ये फिर ए बी भी बन जाए, ठीक है, ये इस तरीके का बन जाए। तो हम यहाँ पर, क्योंकि देखिए बी और जब भी ऑपरेट हो रहा है तो ये एक स्केलर है, सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया कि एफ और भी में ये तो बताया था कि जो कैपिटल भी होता है तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसको हम वेक्टर कहेंगे, और एफ के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा अगर ए है तो हम उसे स्केलर कहेंगे, ठीक। तो ए के एलिमेंट को स्केलर से जानिए और भी के एलिमेंट को वेक्टर से जानिए, ठीक। तो इस तरीके से ये तीन प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गया, बाकी फॉर सबके लिए यूज होगा। और अगर जो चौथी प्रॉपर्टी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि वन डॉट भी बराबर भी होगा फॉर ऑल भी बिलोंग टू भी। तो ये आप कहेंगे कि बहुत स्वाभाविक से गुड है या प्रॉपर्टी है कि वन डॉट भी इक्वल टू भी हो जाता है, लेकिन इसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा कि एफ और भी में किस तरीके से चीजें डिफाइन हो रही हैं। अगर डेफिनेशन उल्टा सीधा है या किसी दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है तो कभी कभी वन डॉट भी नहीं होता, लेकिन आप ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि एक का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही हो जाएगा, ठीक। ये डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको ऐसे कह सकता हूँ कि कोई सेट एफ है जिसे फील्ड कहा जाता है प्लस डॉट के साथ, और कोई भी है, इसी को वेक्टर स्पेस कहते हैं, और एक नया टर्म जोड़ देते हैं वेक्टर स्पेस ओवर एफ, वेक्टर स्पेस ओवर एफ, क्योंकि किसी भी इस सेट को वेक्टर स्पेस बनाने के लिए भी ओवर एफ ऐसे लिखने के लिए फील्ड को रहना पड़ता है, तो इसलिए फील्ड की जरूरत है। तो वेक्टर स्पेस ओवर एफ इसको पढ़ेंगे भी ओवर एफ, और इसी को कहेंगे वेक्टर स्पेस। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि एक, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि एक एफ होना चाहिए और एक भी होना चाहिए, और इनके बीच इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन, और तीसरी प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी है। तो इंटरनल प्रॉपर्टी ये खुद भी की होती है, जो भी अपने आप में अंदर अंदर एबेलियन ग्रुप बन जाता है प्लस के साथ। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखा हूँ, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि एफ का एक एलिमेंट ए होता है और भी का एक एलिमेंट स्मॉल भी, दोनों को ऑपरेट करेंगे, ए डिफाइन किया जाएगा ऑपरेशन यहाँ जो बता रहा हूँ, और जो नया एलिमेंट बनेगा ए फिर से भी में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, और बाकी ए प्रॉपर्टी। तो इतने प्रॉपर्टी के साथ भी ओवर एफ वेक्टर स्पेस बना लेगा। किसी को डाउट हो तो कोई पूछ सकता है, या फिर मैं आगे बढ़ूं और बताता हूं फिर एग्जाम्पल, ठीक है। तो फील्ड के तो मैंने एग्जाम्पल बता दिए थे, अब वेक्टर स्पेस के जो भी के एग्जाम्पल हैं, तो भी के एग्जाम्पल आप कई तरीके से बहुत सारे एलिमेंट को ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सिंपल एलिमेंट ले रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक्स वाई ले लिया, सपोज कीजिए कि एक्स कामा वाई ले लिया, और एक्स भी रियल में है और वाई भी रियल में है, इस प्रकार से है। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू R2, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे आप लिख दीजिए, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू R2, ठीक है। दो में रहेगा, दो टपल में, इसी प्रकार से और भी चीजें डिफाइन कर सकते। तो भी डिफाइन कर दिए, और भी डिफाइन करने के बाद अब इसका प्लस डिफाइन करेंगे। तो देखिए प्लस
तो भी के साथ जब प्लस डिफाइन करेंगे तो प्लस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए कि एक हम एलिमेंट इसी में का निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए एक अल्फा है, चूंकि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को हम भी से लिखेंगे तो यहाँ पर इसको मैं भी लिखता हूँ v1। तो v1 को मैं लिख सकता हूँ x1 और y1, और v2 एक एलिमेंट इसी का लेना है जो इस प्रकार से रहेगा कि x2 y2। तो आपको प्लस डिफाइन करना होगा, तो यहाँ पर जो प्लस मैं डिफाइन कर रहा हूँ या जनरली ऐसा ही डिफाइन किया जाता है, फिर नए तरीके से भी डिफाइन हो सकता है कि v1 प्लस v2 का मतलब क्या है कि x1 y1 प्लस x2 y2 ये क्या बनाएगा। तो ये हम कंपोनेंट वाइज एडिशन कर देते हैं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि v के अंदर अब आपको ये देखना है कि v प्लस के रेस्पेक्ट में जो डिफाइन किया गया है क्या ये एबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। अगर ये एबेलियन ग्रुप है तो v का तो काम हो जाएगा। फिर f जो हम लेंगे, यहाँ पर हम f ले लेते हैं, f फील्ड जो है r ले लेते हैं, ये प्लस डॉट के साथ ऐसे रहता है। तो एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा और ओवर r कर देंगे तो ये हमारा मतलब v ओवर r दोनों मिलकर वेक्टर स्पेस बनाएंगे, साथ में तीन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो तीन प्रॉपर्टी, पहला इंटरनल कंपोजिशन, तो इंटरनल यहीं पर चेक कर रहे हैं कि जरा बताइए कि अगर इसमें x और y दो एलिमेंट है R2 में, तो और दूसरा भी R2 में है, तो दोनों को ऐड किए तो पहला पहले से जुड़ गया, दूसरा दूसरे से जुड़ गया। तो पहला चूंकि रियल है, दूसरा भी रियल है क्योंकि x भी रियल में है, y भी रियल में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी रियल में जाएंगे और दूसरा भी रियल में जाएगा तो फाइनली R2 में चला जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि v1 भी लिए थे, फर्स्ट टाइम v1 भी लिए थे इसी v से, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हम v1 भी लिए थे इसी v से और v2 भी लिए थे, दोनों को ऑपरेट किए तो जो नया बना वो भी चला गया इसी v में। v का मतलब है कि ये R2 में ही, ठीक है, सॉरी R2 का मतलब v, ठीक। तो इस तरीके से जो प्लस के साथ है एबेलियन तो हो गया, एबेलियन ही क्लोजर होता है, क्लोजर हो गया तो इसके बाद अब स्टार्ट होगा। बाकी सब आप चेक कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस मतलब एसोसिएटिव चेक कर सकते हैं। प्लस में तो एसोसिएटिव हो ही जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक। इसके बाद में फिर एसोसिएटिव के बाद बनता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में 0 0 इसमें रहेगा ही, 0 0 किसी में ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। और किसी भी, मान लीजिए कि अगर हम v1 की बात कर रहे हैं तो v1 मान लीजिए कि कोई ले लिए -x1 और -y1 ले लिए, सॉरी v1 लिए हैं, तो अगर -v1 अगर मुझे करना है तो -x1 -y1 हो जाएगा। अगर v1 को अगर इस -v1 में जोड़ दें, ऐड कर देंगे तो कैंसिल होकर के 0 0 हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स है और कम्यूटेटिव प्लस में हो ही जाता है। तो भी अपने आप में प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बना ले रहा है इस टाइप का। और इसी को अगर जनरलाइज्ड करेंगे तो ये चीजें बदल जाएंगी। जैसे कि हम ले लेते हैं आर्यन, ले लेते हैं vn को, तो इस कंडीशन में इसमें x1, x2, x3 xn बना दीजिए और सारे के सारे जो भी xi हैं वो पूरा रियल से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सेट बन रहा है, और यहाँ पर प्लस इसी तरीके से डिफाइन कर दीजिए कि अगर इसमें से दो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर x लेंगे तो वो 2 टपल में होगा। अगर इसमें से कोई x लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि x ले लेते हैं x1, x2 एंड xn, और y ले लेते हैं y1, y2 एंड yn, तो a भी rn में है, a भी rn में है, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कंपोनेंट वाइज है तो ये जुड़ जाएंगे। तो x1 प्लस y1, बाकी सारी चीजें xn प्लस yn ऐसे। तो चूंकि ए रियल में दोनों को जोड़े तो रियल में, ऐसे सब रियल में, और एन टपल में है। टपल का मतलब होता है कि कितने इस टाइप के जो पेयर बन रहे हैं, मतलब 1 2 ऐसे करके एन में, चूंकि आर्यन में है तो एन होगा, तो इसी को टपल बोला जाता है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये फिर से आर्यन में चला जाएगा। तो इसी को जनरलाइज करके हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तो ये भी जो प्लस के रेस्पेक्ट में बना रहा है, ये तो एबेलियन ग्रुप हो गया। अब हमें एक्सटर्नल प्रॉपर्टी दिखानी है, तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी वो डिफाइन करनी होगी, मतलब
आपसे जब पूछा जाएगा तो ऑलरेडी दिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम बता रहे हैं, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो चूंकि फील्ड यहाँ पर दिया है आर, तो आपको आर क्रॉस ये जो भी है ये R2 है, ठीक। R2 से हमें किस में ले जाना है, R2 में ले जाना है। क्यों? क्योंकि आप रूल जान रहे हैं कि F क्रॉस V2 भी जाता है। तो हम इसमें के किसी एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, मान लीजिए A, और इसमें से किसी एक एलिमेंट को पकड़ेंगे। तो चूंकि ये दो टपल में आर स्क्वायर है का मतलब कि दो टपल में है, इस तरीके से इसी को भी कह सकते हैं, आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या R2 भी कह सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट होगा, मान लीजिए कि हम करें x और y, तो इसको डिफाइन कर रहे हैं सिंपल तरीके से, तो हो जाएगा a का x में तो ax और फिर a का y में तो ay। तो इस प्रकार से ax और ay हो गया। अब a देखना है कि a फिर से इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो a रियल है, a जो लिया जा रहा है रियल लिया जा रहा है, x y भी R2 में है तो रियल ही होंगे, है ही। अब a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिस हिसाब से डिफाइन किया गया है, तो ये जो बनेंगे रियल ही बनेंगे और दूसरा भी रियल बन जाएगा, क्योंकि रियल रियल का मल्टीप्लाई रियल, रियल रियल का फिर मल्टीप्लाई रियल, और दो टपल में तो R2 में चला गया। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन का फर्स्ट स्टेप तो निकाल लिया, लेकिन जो थर्ड स्टेप में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं उसको भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो आप लोग घर पर बैठ करके इसको देखिएगा, किसी सिंपल बुक में पढ़िएगा तो बेसिक चीज़ें मतलब कि बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पर कि इस तरह का एग्जाम्पल होगा जहाँ सो सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि a एक्स वाई में लिख दिया, लेकिन इसको डिफाइन कर दिया ऐसे x के पावर a y के पावर a, ठीक है। इसको किसी भी तरीके से डिफाइन कर दीजिए, बस है कि ये इसमें जाना चाहिए। और साथ में थर्ड प्रॉपर्टी में जो 3-4 प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इतना नहीं सेटिस्फाई कराते हैं, वो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस के आधार पर कि कौन हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जो मैं अभी यहाँ पर डिफाइन किया हूँ इस तरीके से कि एक भी ले लिया, एक एफ रियल ही है जो प्लस और डॉट है, ऑर्डिनरी प्लस और डॉट है, मतलब साधारण जोड़ और गुणनफल है। तो अब इन दोनों को ऑपरेट, और तीसरा कि एफ और भी के बीच में जो ऑपरेशन है ऐसे डिफाइन करना है। तो अब आपके पास सारी चीजें हैं और सारी प्रॉपर्टी को फिर से देख लीजिए वेक्टर स्पेस, वहां पर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में, तो वहां से भी ओवर एफ आपका वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर उदाहरण आपको देना चाहूँ तो एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक सेट ले रहा हूँ आर एम क्रॉस एन टाइप का। इसे मतलब और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा लिखा है तो इसको डिनोट करते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स होते हैं ए आई जे और एम क्रॉस एन टाइप के मैट्रिक्स होगा, और इसमें जो ए आई जे होगा, ए आई जे ए रियल का होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हम दो मैट्रिक्सों का एडिशन जोड़ दें, मतलब कि प्लस डिफाइन कर दें, क्योंकि इसी को भी कहा जाएगा। तो भी प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, एबेलियन जीपी मतलब ग्रुप बनना चाहिए। तो इसमें हम दो एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए कि एक एलिमेंट ए आई जे ले लिए, ठीक, और दूसरा एलिमेंट बी ले लिए, ए भी हो गया, बी आई जे हो गया। अब चूंकि प्लस डिफाइन करना है तो बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक सिंपल तरीका बता रहे हैं जो कि सबसे साधारण है, और उसी के बेस पर यहाँ पर चीज़ों को समझाएंगे कि a प्लस अगर b कर दिया जाए तो इसके कंपोनेंट वाइज एडिशन हो जाए। कंपोनेंट वाइज का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मतलब देखिए जो बड़े बच्चे हैं उनको तो सब समझ में आ रहा होगा, और कुछ टीचर्स साथी भी हैं तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जूनियर हैं, काफ़ी जूनियर हैं, उनकी फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा सा बिगिनिंग है, इसलिए बहुत बेसिक स्तर पर चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो देखिए इसे हम मान लीजिए कि 1 1 लिख दिए, फिर 1 2 लिख दिए, फिर 1 n लिख दिए, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 n, ऐसे ही m1 m2 और
mn ऐसा लिख दिए। और इसके बाद फिर b जब बनाए तो इसको बना दिए b11 b12 b1n, फिर b21 b22 और b2n, फिर यहाँ पर bm1 bm2 और bmn। तो अब इसका जो एडिशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि कंपोनेंट वाइज एडिशन, मतलब कि इसका जो पहला है ना, ये पहला इस पहले से जुड़ जाएगा, मतलब a11 प्लस b11, फिर a12 प्लस b12, ठीक है, एंड सो ऑन। इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं तो पता चलेगा कि ये a1n प्लस b1n, ठीक है, इस प्रकार से ये बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ से ऐसे ही सबको कर दीजिए a m1 प्लस b m1, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते a प्लस bmn। तो अब ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पहला a है ये m गुणे n टाइप का मैट्रिक्स है, ये भी m गुणे n टाइप का मैट्रिक्स है, चूंकि दोनों को जोड़ दिए हैं तो ये भी m गुणे n टाइप का मैट्रिक्स है। इसकी ईच एंट्री रियल की है, दूसरे की भी ईच एंट्री रियल की है, ये भी रियल की है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो रियल रियल जोड़ेंगे तो रियल ही होगा, तो इसका भी ईच एंट्री रियल में ही जाएगा। तो इस प्रकार से जो a प्लस बी बना तो एक क्लियर है कि a भी घूम करके यहाँ से इसी में चला जाएगा, इसी सेट में। तो मैंने क्लोजर डिफाइन कर दिया, क्लोजर को बाइनरी कहते हैं। उसके बाद बाकी जो एडिशनल प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस डिफाइन है उसके हिसाब से जब इनवर्स निकालेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर इनवर्स निकालेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इनवर्स है अगर ए है तो माइनस ए हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स हमें यहाँ पर देखना है। तो और वैसे भी पता है कि प्लस के रेस्पेक्ट में a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a मतलब कि जो r m क्रॉस n है, r m क्रॉस n, फाइनली r m क्रॉस n प्लस, और इसका प्लस यहाँ पे डिफाइन है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, कंपोनेंट वाइज एडिशन। ऐसा करने से इसके किसी भी दो एलिमेंट को लेकर ऑपरेट कर देंगे इस प्लस के साथ, जैसा कि यहाँ डिफाइन किया गया, तो फिर से सिम जाएगा। तो ए आर जो है इसी को भी ए प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बना लिया। अब अगर इसका मल्टीप्लीकेशन अब बच गया कि इस प्रॉपर्टी को तो इंटरनल प्रॉपर्टी बोलते हैं क्योंकि ये अंदर अंदर इसी के अंदर होल्ड करती है। अब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के लिए हम क्या काम करेंगे, इसी को देख लीजिए कि फील्ड पहले से दिया रहेगा कि जनरली फील्ड, जैसे अगर आप देखेंगे तो मोस्टली फील्ड आपको, वही मैं बताया था कि दो टाइप के फील्ड, फाइनाइट, ठीक, और इनफाइनाइट, दो टाइप के जो फील्ड होते हैं। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट में जो कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स से फिर छोटा, मतलब कि अगर मैं अभी फील्ड पर मैं भी जस्ट आ रहा हूँ, सब फील्ड पर भी आ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स, रियल, रेशनल, ये तीन तो आएंगे ही, और भी बहुत सारे तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन इसको फाइनाइट और इनफाइनाइट में जनरली आप Z3 Z प्राइम वाला ले लीजिए, Z11, ये सब जो होंगे फाइनाइट फील्ड होंगे। तो फील्ड ज़्यादातर, जैसे कि अगर चूंकि ए आर एम क्रॉस एन टाइप का मैट हम ले रहे हैं कि सेट ऑफ, किसी को कुछ कहना है? कोई बात नहीं, देखिए ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स लिए हुए हैं और उसकी एंट्री जो भी है ये रियल से आ रही है। तो हम यहाँ पे जो फील्ड लेंगे वो रियल, तो मतलब कि अभी तो हम कह रहे हैं लेंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली ये दिया जाता है कि आर एम क्रॉस एन ओवर आर, इतना चीज दे दिया है तो आप समझ जाइए, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स हम नहीं रख सकते। कॉम्प्लेक्स रखने में एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप कहेंगे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स रख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स रखने में एक दिक्कत ये होगी, जैसे आप कॉम्प्लेक्स अगर रख रहे हैं तो इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा तो ए प्लस आई वी टाइप का आएगा कॉम्प्लेक्स का, और रियल में क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ए आई जे एलिमेंट होंगे और ए एम गुणे एन टाइप का होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब कि जो अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि एफ क्रॉस भी से भी में एलिमेंट जाना चाहिए, तो इसका एलिमेंट आ रहा है ए प्लस आई बी, इसमें का एलिमेंट मैट्रिक्स है, और जब गुणा करेंगे तो ए मैट्रिक्स वाले में ही जाना चाहिए।
तो इसके अंदर की एंट्री रियल है, जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो वो रियल नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये कम्प्लेक्स हो तो कम्प्लेक्स होगा, और कम्प्लेक्स होने की वजह से ये इसके अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अभी आगे एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट है, उस रिजल्ट का हम यूज करके बताएंगे कि उसमें कहा जाता है कि कोई भी अगर आप फील्ड लेते हैं, ठीक, तो इसका यहाँ पर अगर सब फील्ड ले लेंगे, ठीक है, सब फील्ड ले लेंगे तो कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड पर वेक्टर स्पेस बना लेता है। तो यहाँ से इस रिजल्ट का यूज अगर हम करेंगे तो आर ले लिए हैं, तो आर के जगह पर आर का सब फील्ड, मतलब आर ए होता है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, इसके अंदर सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो इसके जगह सेट ऑफ रेशनल नंबर तक ले सकते हैं, लेकिन सुपर फील्ड नहीं ले सकते, सुपर फील्ड में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेक्टर स्पेस बनाना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आर एम क्रॉस एन भी है, इसमें कोई भी एंट्री ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स ए आई जे रियल नंबर की है। ठीक है, तो अब क्या काम करना है कि जो फील्ड मैंने कहा था कि आर, तो आर गुणे भी से भी, तो डिफाइन कर दीजिए कि अगर हम फील्ड का कोई एलिमेंट ए ले रहे हैं और इस पर ऑपरेट करना है, कोई मैट्रिक्स हो एम क्रॉस एन की, इसमें एंट्री ए आई जे टाइप की है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो ए इस प्रकार से हो जाएगा, ए जाके सारे एलिमेंटों में लग जाएगा, मतलब ए आई जे हो जाएगा ए एम क्रॉस एन। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये फिर से इसी में चला जाएगा, इसी भी के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए जो लिया गया है रियल से लिया गया है, और भी जो भी है एम क्रॉस एन की रियल मैट्रिक्स है, मतलब सारी एंट्री रियल की है। अब कंपोनेंट वाइज सारे कंपोनेंट में, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसा कि लिखा गया है, इससे क्लियर हो रहा है कि ए अंदर घुसेगा तो सारे एलिमेंटों में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो जो बनेगा, चूंकि ये भी रियल, तो रियल का रियल ही है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो एम क्रॉस एन ही रह गई, तो पक्का है कि ये तो इसमें होगी ही, क्योंकि इसमें सारे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैं जिनका कि एंट्री रियल नंबर है। तो इस तरीके से हमने ये एक्सटर्नल, हाँ बोलिए सर। ये यहाँ पे जो आर है वो फील्ड का काम कर रहा है ना? हाँ हाँ, जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं वो स्केलर होते हैं। हाँ तो हाँ, यहाँ पे ये कैसे कर सकते हैं कि जो अगर ए आर में बिलोंग कर रहे हैं तो वो रियल होगा? देखिए जैसे कि जो एफ है, एफ आपका फील्ड है ना, ठीक, तो फील्ड जो डिफाइन किया जाएगा, जैसे कि किसी वेक्टर स्पेस, जैसे मान लीजिए कि ए आर मैं लिया हूं, पहले से ही मैं रियल लिया हूं, ठीक, तो पहले से आप रियल लिए हैं और आप चाह रहे हैं कि आर एम क्रॉस एन ओवर मान लीजिए फील्ड ये वेक्टर स्पेस बने, आप चाह रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस बने, तो यहाँ फील्ड कुछ भी लेना हो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फील्ड में आपके पास वैरायटी कितनी है, बहुत सारे वैरायटी, उसमें मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फील्ड के जगह आप कम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सब के सब फील्ड है। फाइनाइट फील्ड लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फाइनाइट फील्ड का कंसेप्ट फिर इसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इनफाइनाइट फील्ड ही ले लीजिए। तो हाँ हाँ सर, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, हाँ, वो इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट फील्ड? अच्छा बताइए, सेट ऑफ नेचुरल, ये आपका कौन सा क्लास है, बीएससी वाला है कि एमएससी वाला? एमएससी वाला। अच्छा ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें 1 2 3 होता है। तो एक चीज बताइए, क्या आपको पहले ही मैं बता दिया हूं कि जो फील्ड होता है, फील्ड एफ प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है, तो क्या नेचुरल नंबर प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाएगा? आप बताइए। नो सर, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं किया,
और मतलब ये क्लोजर हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा प्लस के साथ, लेकिन आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद फिर इनवर्स की प्रॉब्लम आएगी, कोई भी नेगेटिव नहीं है। जैसे 2 का 3 का मैं अगर इनवर्स खोजूंगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, -3 है ही नहीं। तो जब पहले तो ये आधा भी प्रॉपर्टी अच्छे से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है नेचुरल नंबर, तो कहाँ से फील्ड बन जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा एक बात क्लियर हुआ। दूसरी बात कि किसी ने पूछा, आप ही ने हाँ बोलिए। आपकी वॉइस जो है बहुत, एक सेकंड, हेलो, अब हेलो हेलो, हाँ सर, अब ठीक है, अब सही है, ठीक है। वॉइस अगर धीमी आए तो जरूर तुरंत बता देंगे, तो तुरंत मतलब पॉसिबल संभव तरीका है, एक जगह सेट होता है। तो देखिए, तो किसी ने कहा कि अगर हमें एफ के जगह पर मतलब कि हम कोई भी फील्ड यूज, किसी ने कुछ पूछा था इससे रिलेटेड, वो फिर से पूछे कि वो क्या पूछना चाह रहा है। हेलो, चलिए, Yes, sir. हाँ बोलिए, क्या क्या पूछ रही थी? फील्ड से रिलेटेड एक चीज पूछी थी ना कि हाँ सर, यही कि ये जो रियल नंबर है यहाँ फील्ड का काम कर रहा है, तो फील्ड के जो एलिमेंट होते हैं स्केलर होते हैं। हाँ, तो हाँ। यहाँ पे वो इसके एलिमेंट स्केलर होंगे ना, जैसे ए स्केलर होगा। तो जो फील्ड के मेंबर हैं स्केलर होंगे, तो फील्ड तो कोई ना कोई सेट देंगी ना, जैसे कि यहाँ पर कम्प्लेक्स होगा या रियल होगा या फिर क्यू रेशनल नंबर होगा। तो कौन सा फील्ड देना चाहेंगी बताइए? कोई भी दे सकते हैं ना सर। तो कोई भी देने का मतलब, मान लीजिए कि आपने कम्प्लेक्स ले लिया, चलिए यहाँ पर आपने कम्प्लेक्स ले लिया, तो क्या अगर मैं यहाँ पर इस आर को हटा करके अगर मैं यहाँ पर कम्प्लेक्स भर दूं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कम्प्लेक्स भर दिया, तो इसमें जो एंट्री होगी वो ए प्लस आई बी टाइप की होगी। तो ए प्लस आई बी टाइप का एलिमेंट जब अंदर गुणा होगा तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट ए प्लस आई बी टाइप के यानी कि कम्प्लेक्स टाइप के हो जाएंगे। तो ये जो नए एलिमेंट बनेंगे, क्या ये फिर से ऊपर जो ये लिखा हुआ है सेट कि यहाँ जो भी लिया गया है, भी ऐसा सेट है जिसमें m क्रॉस n की मैट्रिक्स आती है, जिसकी सारी एंट्री कहाँ से आ रही है? रियल से। तो अभी जो आपने f के जगह पर अगर c रख दिया, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो जो बन रहा है, क्या ये फिर से इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं दिमाग काम किया। अरे स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कोई भी एंट्री रियल एंट्री है, और इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी की सारी एंट्री क्या बन जा रही है? कम्प्लेक्स बन जाएगी। कम से कम सारी नहीं बनेगी तो कम से कम एक दो एटलीस्ट एक तो बनेगी ही ना। आई जब उसमें जा रहा है तो आई जब इसमें इंट्रोड्यूस हो गया इस मैट्रिक्स में, m क्रॉस n की मैट्रिक्स जिसमें कि वो बहुत सारे एंट्री जो है इमेजिनरी है, तो क्या ये फिर से R में जाएगा? यहाँ पर आर m क्रॉस n में नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए हमारा जो चुनाव है, मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्रिएट हो रहा है। जैसे कि आप अगर प्रॉब्लम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे v ओवर r ये दोनों v ओवर f ये दोनों चीज आपको दिया रहेगा, और लिख दिया आगे कि v ओवर f इज वेक्टर स्पेस। अगर कह दिया कि वेक्टर स्पेस है तो अंडरस्टूड है कि v ओवर f मतलब v वेक्टर स्पेस, मतलब v जो होगा प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बना रहा होगा, और f जो भी रोल प्ले करेगा फील्ड का वो कर रहा होगा। सारे जो कंपोजिशन है, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल आपस में कैसे रिलेटेड है, वो सब संतुष्ट कर रहे होंगे। ठीक है, वो आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो पूछने मतलब दे देगा पहले से ही, उसमें आपको इस पर सवाल नहीं खड़ा करना होगा कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, बस वो जो पूछेगा वो आपको बताना होगा। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या ये जो मैं भी जो दे रहा हूँ और जो एफ दे रहा हूँ, एफ आपस में मिल करके कॉम्बिनेशन बना करके क्या वेक्टर स्पेस बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो उस क्वेश्चन में फिर आपको सोचना होगा। जैसे कि यही मैं कह दिया कि अगर फील्ड के जगह पर, फील्ड रियल के जगह पर अगर मैं कम्प्लेक्स कर दूं, तो यहाँ पर आर ओवर आर एम क्रॉस एन ओवर, आगे जो लिखते हैं ब्रैकेट में इसको ओवर पढ़ते हैं, ओवर या ओवर जो भी
कहिए, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, तो इसको सी कहेंगे। तो अगर ऐसा दे दे और कह दे कि क्या वेक्टर स्पेस है, तो उम्मीद है कि आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो अगर यहाँ पर आर, अगर आप यहाँ पर आर पुट कर देते हैं, एफ की जगह आर पुट कर देते हैं, तो ये आसान काम करेगा। अगर आर रहेगा तो सिंगल, यहाँ पर आर होने से रियल रहेगा, रियल जब गुणा होगा तो रियल ही देगा, तो इसमें जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तीसरा केस, अगर कॉम्प्लेक्स, सॉरी ए जो क्यू रहे, अगर क्यू यहाँ पर अगर हम क्यू कर दें, तो क्यू कर देंगे तो भी क्यू का मतलब रेशनल एलिमेंट वैसे भी आपको पता है कि रियल ही होता है। तो जब रेशनल रियल में गुणा होगा तो रियल ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और जब रियल हो जाएगा तो फिर से उसमें जाएगा। तो इस तरीके से, तो इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आप ऑब्जर्व करिएगा। जैसे मैं आपको एक नया चीज बताता हूँ, फिर से मैं इधर पीछे आता हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको फील्ड। ठीक है, फील्ड के बाद में एक सब फील्ड होता है। मतलब देखिए, सिंपल सी बात, जैसे ग्रुप पढ़े हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े हुए हैं ग्रुप में क्या होता है कि एक ग्रुप है, कोई सेट है, मान लीजिए जी कोई ग्रुप है। ठीक, इसका कोई सबसेट हो जो अपने आप में ग्रुप बना ले अपने अंदर, और वही वाला ऑपरेशन यूज करे जो ऑपरेशन जी यूज कर रहा था। मान लीजिए कोई एच है और वही वाला ऑपरेशन यूज कर ले, पहले सबसेट हो और उसी पुराने वाले यानी पेरेंट वाला ऑपरेशन, मतलब इसके अंदर है तो हम इसको पेरेंट बोल सकते हैं, और इसको मतलब सिंपल कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसी का पार्ट है, तो ये बेटे की तरह है और ये बाप की तरह है। तो जो ये बाप वाला जो यूज कर रहा है ऑपरेशन, वही वाला ऑपरेशन ए यूज करे तो और साथ में ग्रुप बना ले, तब कहेंगे कि ये हमारा सब ग्रुप है। जस्ट लाइक सेम, कोई सेट एफ एक फील्ड है और इसके अंदर कोई एक सबसेट ले लीजिए। ठीक है, के कोई सबसेट ले लीजिए जो पुराने वाले ऑपरेशन के साथ ही फील्ड बना ले। ठीक है, तो हम कहेंगे कि के एफ का सब फील्ड है। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में अगर एग्जांपल से हम समझाएं तो ये मान लीजिए रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा, रियल नंबर से भी ऊपर मैं मान लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स के अंदर फिर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर फिर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपस में फील्ड बना लेते हैं। इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, आप पढ़ेंगे किताब, जैसे जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो लोग ऑब्जर्व करिएगा घर पे बैठ करके कि कैसे सब हो रहा है, और प्रॉब्लम होगी तो फिर से डिस्कस करिएगा। तो सी आर वही ऑर्डिनरी प्लस डॉट। ठीक है, इसमें भी ऑर्डिनरी प्लस डॉट और इसमें भी प्लस डॉट। ऑर्डिनरी इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी प्लस को भी डिफाइन कर देते हैं कि कैसे, जैसे कि ये प्लस बी बराबर कह दिया कि मतलब कि इसमें कुछ इसको डिफरेंट रखने के लिए यहाँ पर डॉट लगा दिया, या ऐसे ही कह दिया कि मान लीजिए कि ए प्लस बी बराबर डिफाइन कर दिया ए डॉट बी। ठीक है, तो प्लस भी डिफाइन हो जाता है ए डॉट बी, और कह दे कि ये साधारण मल्टीप्लाई है जो आप पहले से पढ़ते चले आए हैं, +1। तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो जो इसका रहेगा, जो सबसे बड़ा सुपर सेट है, उसी ऑपरेशन के साथ ये सब जो बना रहे हैं प्लस और डॉट, तो सी के अंदर आर है, आर के अंदर क्यू है, तो ये सब के सब यानी कि मतलब सी का सब फील्ड आर है, आर का सब फील्ड क्यू है, क्यू सी का भी सब फील्ड है। तो इस प्रकार से सब फील्ड का कंसेप्ट यहाँ पर बन जा रहा है। तो सब फील्ड बनने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आता है। कहा जाता है कि अगर कोई आप फील्ड ले लीजिए, ठीक है, तो अपने सब फील्ड पर ओवर सब फील्ड, ठीक है, सब फील्ड पर ए वेक्टर स्पेस बना लेता है। ठीक, सुपर पर नहीं बना पाएगा, सुपर पर एक दिक्कत होगा जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सब फील्ड में देखिए, सब फील्ड में क्या दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि सोचिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर सी ले लिया, सी ओवर आर ले लिया, तो सी तो प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
चूंकि ये फील्ड है, यह फील्ड है, तो हम आर क्रॉस सी की बात करेंगे तो सी में जाना चाहिए। जैसे कि मैं अभी पीछे बता चुका हूं कि एफ क्रॉस भी टू भी जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉपर्टी बता के मैं बढ़ रहा हूँ, बाकी आप पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, फिर आपकी स्किल तेज हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसमें से अगर किसी हम ए कोई रियल ले लिए, कॉम्प्लेक्स में ले लिए पी प्लस आई क्यू, अब इसमें कर दिए गुणा, तो अगर मान लीजिए साधारण में गुणा करूं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए पी प्लस आई के साथ ए क्यू हो जाएगा। और ए चूंकि फिर से ऑर्डर पेयर में हो गया, ए प्लस आई बी टाइप का हो गया, अगर इसे ए प्लस आई बी ऐसे लिखेंगे तो फिर से यहाँ पर चला जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इसका एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड कर रहा है, इसलिए ग्रुप बना लिया। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा करके आपको दिखाऊं, अगर इसी को मैं उल्टा करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि आर ओवर में सी कर दूं, तो आर ओवर सी प्रॉब्लम ए है कि ए एफ है और ए भी है, और आपको पता है कि एफ क्रॉस भी टू भी जाना चाहिए। तो एफ में हम चूंकि एफ यहाँ पर सी लिया गया है, ठीक है, सी लिया गया तो सी का कोई एलिमेंट ए प्लस आई भी ले लेंगे, और भी में कोई एलिमेंट रियल है तो रियल ले लिए। अब गुणा कर दिए, मान लीजिए कि ए पी ले लिए, भी का एलिमेंट पी ले लिए, ठीक है, चूंकि रियल है, भी रियल है तो हम पी ले सकते हैं, तो पी का मल्टीप्लाई किया तो ए पी प्लस आई बी पी हो गया। ए ऑर्डर पेयर में बन गया, मतलब कि ये ए प्लस आई बी टाइप का बन गया कॉम्प्लेक्स का। क्या ए इसमें जा रहा है? ऑब्जर्व करेंगे नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी रियल है, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्लियर हो गया, मतलब इस रिजल्ट से जो थियरम भी है, इसका प्रूफ के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो इस थियरम का मुख्य रूप से यही उद्देश्य है कि कोई भी फील्ड अपने सब फील्ड पर वेक्टर स्पेस बना लेता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आप आगे इसको और देखना चाहते हैं तो इसको देखिए, क्यू ओवर अगर आर कह दिया जाए, क्यू ओवर सी कह दिया जाए, ये सब नहीं बनाएगा वेक्टर स्पेस ये नहीं बनाएगा, ठीक है। इसी को उल्टा कर दिया जाए कि आर ओवर क्यू चलेगा, सी ओवर क्यू चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब वेक्टर स्पेस बना लेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक नया चीज मैं आपको और बता रहा था, जो इस प्रकार से था कि एक जो प्रॉपर्टी होती है वन डॉट भी बराबर भी हो जाता है, ये एक्चुअली डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि एफ क्रॉस भी टू भी, इसलिए जब आप सवाल लगाइए, कोई ऐसा क्वेश्चन दे रहा हो तो वहाँ पर इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए और सोचिएगा कि कैसे मैनेज कर पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं डिफाइन कर दूं कि ए यहाँ पर हो और भी के जगह पर मैं ऐसा करता हूं कि इसको ऐसे लेता हूं, मैं लेता हूं एफ के जगह पर आर ले लिया और भी के जगह R2 ले रहा हूं, सिंपल छोटा सा, ठीक। और प्लस वही है कंपोनेंट वाइज प्लस, और बाकी सब कुछ ऑर्डिनरी है, कुछ नया नहीं है, ठीक, आपको समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो अब करेंगे क्या कि जब हम एफ क्रॉस भी टू भी के बारे में जब सोचेंगे, ठीक, तो मान लीजिए कि इसमें एक, चूंकि ये आर है ना, एफ का वैल्यू आर है और भी का वैल्यू R2 है, R2 से फिर R2 पर जाना है, तो इसमें हम कोई एलिमेंट ए ले लिए और डिफाइन कर दिए अल्फा कामा बीटा, और इसको ऐसा डिफाइन मैं कर रहा हूं कि ए इंटू बीटा और ए इंटू अल्फा, ठीक है। ए आर में जाएगा, क्यों R2 में जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि ए भी रियल है, अल्फा भी रियल है, बीटा भी रियल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए भी रियल है, ए भी रियल है, ठीक है, और ए भी रियल है। तो ए अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रियल में चला जाएगा, ये भी रियल में, तो दोनों R2 में तो जाएगा ही। इतना तो क्लियर है। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन के साथ 1 इंटू अगर 2 3 कर देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? देखिए, इसके हिसाब से अगर इसको सोचेंगे तो 1.3 होगा और 1.2 होगा, क्योंकि मैं यहाँ उल्टा डिफाइन किया हूँ। तो इसके हिसाब से 3 2 हो जाएगा, और 3 2 होने से ए नॉट इक्वल टू 2 3, मतलब कि आपने यहाँ ऑब्जर्व किया 1.v नॉट इक्वल टू v, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा कि जहाँ कहीं एफ क्रॉस भी टू भी डिफाइन किया गया होगा,
उसके डेफिनेशन में कोई फॉल्ट होगा या ये जो एलिमेंट है एलिमेंट के बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये चीज़ें बदल जा रही हों, तो वहाँ पर वन डॉट भी नॉट इक्वल टू भी हो जाएगा। इसलिए वन डॉट भी बराबर भी प्रॉपर्टी अलग से एडिशनल डाला गया है वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में, ताकि इसको भी पूरा सेट मतलब कि भी ओवर एफ उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो उम्मीद है कि आपको वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। एक दो और ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि आप यहाँ पर सोच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैं सेट ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो निसंकोच पूछेगा, शर्माएगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट ले रहा हूँ, कोई मैं सेट ले रहा हूँ, सपोज कीजिए आर इन्फिनिटी ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेज ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल, ठीक, रियल सीक्वेंसेज, रियल सीक्वेंसेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेज मैं अगर ले रहा हूँ तो इसको और हाँ, और फील्ड को मैं ले रहा हूँ आर ही ले रहा हूँ। तो अब मुझे इसको दिखाना है कि वेक्टर इस मतलब कि और भी चीज़ें डिफाइन कर दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें कोई एक सीक्वेंस है, सपोज कीजिए कि एन कोई सीक्वेंस है, ठीक है। मान लीजिए कि हम इसमें जो एलिमेंट पकड़ रहे हैं उसे इस तरीके से पकड़ रहे हैं कि एक एलिमेंट ए ले लीजिए जो एन बराबर 1 to इन्फिनिटी ऐसे लिया हो, बी बराबर एन बराबर 1 to इन्फिनिटी, इस प्रकार से सीक्वेंस ले रहा हो और सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सीक्वेंस इसमें भरे गए हैं आर इन्फिनिटी में, और या फील्ड के जगह पर मैं ए ले रहा हूँ, रियल ले रहा हूँ। तो हमें दो चीज़ें डिफाइन करनी होगी। पहला कि ए प्लस बी हमें डिफाइन करना होगा, तो इसको डिफाइन कर देते हैं कि ए एन प्लस बी एन बराबर 1 to इन्फिनिटी। मतलब दो सीक्वेंस ले लीजिए, जैसे कि एक सीक्वेंस ए एन है तो इसका ऐसे कंपोनेंट चला A1 A2 ऐसे जा रहा है, और फिर और एक दूसरा में बी एन ले लिया, ठीक है, बी एन ले लिया, ये B1 B2 ऐसे जा रहा है। अब दोनों को जोड़ना है, ठीक, इसको मान लीजिए ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, ए प्लस बी जोड़ना है, तो एक कंपोनेंट वाइज जुड़ जाएंगे। A1 मतलब पहला पहले से, ठीक है, A1 B1 फिर A2 प्लस B2 एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो जो ये बनेगा, तो चूंकि एक सीक्वेंस में एक से लेके एन मतलब इन्फिनिटी टर्म होते हैं और एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, यहाँ भी एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, एक से लेके इन्फिनिटी टर्म होंगे। और जब इसका प्लस देखेंगे तो कंपोनेंट वाइज है, मतलब कंपोनेंट वाइज या टर्म वाइज, ठीक है, इसको कंपोनेंट वाइज कहना ठीक नहीं है, टर्म वाइज ए ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो जो बनेगा, चूंकि ये भी रियल जोड़ देंगे तो ये ए रियल ही हो जाएगा, तो फाइनली तो इसमें जाएगा ही, ठीक। तो प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप पे बना लेगा, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद में जो दूसरा चीज आपको यहाँ पर बताना होगा वो पहले से ही दिया रहेगा, तो मैं सुविधा के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको ऐसे बता देता हूँ कि आर क्रॉस आर इन्फिनिटी टू आर इन्फिनिटी, ठीक है, अगर ले जाएंगे तो इसमें कोई ए कंपोनेंट ले लीजिए या के ले लीजिए, के, और इसमें का कोई सीक्वेंस ए है जो इस प्रकार से लिखा है एन बराबर 1 to इन्फिनिटी। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ए इसके सारे कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा के एन बराबर 1 to इन्फिनिटी। चूंकि के भी रियल का है और ये सारे एंट्री रियल का, तो गुणा करेंगे रियल ही होगा, और एन इस सीक्वेंस की तरह भी है तो ए भी इसी में चला जाएगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल प्रॉपर्टी एक हो गया, इंटरनल एबेलियन ग्रुप बनाएगा, क्योंकि इसमें सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंस में 0 0 भी आपका आएगा, 0 0 सीक्वेंस, मतलब कि एक ऐसा सीक्वेंस बनाइए एक्सएन एक्स जो इस टाइप से रहे, एक्सएन टाइप से रहे, एन बराबर 1 to इन्फिनिटी, और जो एक्स
आई है, प्रत्येक एक्स आई जीरो हो फॉर ऑल आई, तो इसे कहेंगे जीरो सीक्वेंस। तो जीरो सीक्वेंस आइडेंटिटी की तरह काम कर जाएगा ये यहाँ पर। तो और आपको नेगेटिव चाहिए तो इसी के आगे नेगेटिव, किसी के भी आगे नेगेटिव लगा देंगे तो सब में नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ए भी यानी कि आर इन्फिनिटी ओवर आर वेक्टर स्पेस बना लिया। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में जो भी लगभग अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जब पढ़ेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ेंगे उतना क्लियर होगा। अब पढ़ेंगे तब फिर दिमाग में कुछ आइडिया आएगा तो फिर पूछेंगे भी। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई। अब हम, हाँ, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर आगे मैं बताता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और आसान भी है। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं सब स्पेस की ओर। ठीक, वेक्टर सब स्पेस, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और वहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए सब स्पेस, ठीक है, देखिए सब स्पेस क्या कंसेप्ट है, जैसे कि भी ओवर एफ, ए अपने वेक्टर स्पेस बना दिया, तो वेक्टर स्पेस का ही एक सबसेट हो, एक सबसेट। ठीक, और चूंकि ये सबसेट है तो मान लीजिए भी का डब्लू सबसेट है, लेकिन फील्ड वही वाला यूज करे, फील्ड ऐसा नहीं कोई दूसरा फील्ड यूज करे, जो जिसका ये है, जिसका सब पार्ट है या सबसेट है उसी का फील्ड यूज करे, और ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बन जाए, खुद अपने आप में वेक्टर स्पेस बन जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब स्पेस, इसको बोलेंगे सब स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से सब स्पेस का कंसेप्ट है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे सपोज करिए कि हम आर ओवर या सी ओवर आर, अगर मान लीजिए कि हम सब स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सी ओवर आर वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ये सी ओवर आर है, इसके अंदर आर ओवर आर भी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये सबसेट भी है और ये अपने आप में वेक्टर स्पेस भी बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये जो आर ओवर आर है ये सब स्पेस हो जा रहा है, सब स्पेस ऑफ सी ओवर आर। ठीक है, तो हालांकि बार बार तो ऐसे चेक करेंगे नहीं कि चलो ऐसे ही रैंडम देख लेते हैं, सोच लेते हैं हो जाएगा, तो उसके लिए एक टेस्ट है। तो टेस्ट इसके बाद बहुत सिंपल सा टेस्ट है कि अगर कोई भी ओवर आर आ रहा है वेक्टर स्पेस और उसका कोई सेट है W, तो ए भी आर पर ही सब स्पेस तब बनाएगा जब, थ्योरम कहिए, थ्योरम इस प्रकार से है कि W मान लीजिए कि सबसेट है, सबसेट है R का। ठीक है, तो W फॉर्म वेक्टर स्पेस, या हाँ वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस, सॉरी वेक्टर स्पेस नहीं, सब स्पेस, मतलब कि एक टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सबसेट हो एक्स भी का, मतलब भी ओवर एफ मान लीजिए वेक्टर स्पेस है, ए वेक्टर स्पेस है, और ए मान लीजिए कि कोई सबसेट है। ठीक है, तो ए वेक्टर स्पेस सब स्पेस कब बनेगा, ये सब स्पेस कब बनेगा, इसको आपको सोचना है। तो थ्योरम के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर कोई हम ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करे, मतलब कि आप इसमें का कोई भी अल्फा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, और जो ये फील्ड है, जो ऊपर वाला जो फील्ड है, मतलब यही एफ जो दिया रहेगा, इसमें से ए बी ले लीजिए, और ए बी का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, और ये फिर से W में चल जाए, जो कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू W, अगर ऐसा कर रहा है तो वो बन जाएगा सब स्पेस। ठीक है, इस कंडीशन में सब स्पेस बन जाएगा, अदरवाइज सब स्पेस नहीं बन पाएगा।
ठीक, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसका जो प्रूफ है वो आप किताबों में देख लीजिएगा, और बहुत मतलब हार्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगर कोई कहेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि लेट V ओवर Rn, ठीक, ये कोई वेक्टर स्पेस है, और W जो है मैं सबसेट ले रहा हूँ इस प्रकार से। ये मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं ऐसे एलिमेंट पकड़ रहा हूँ x1 x2 xn, एलिमेंट मैं Rn के ही ले रहा हूँ जिनमें कंडीशन है। कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि xn वाला टर्म 0 होगा, ठीक। तो अब आपको देखना है कि ये वेक्टर स्पेस कब बनाएगा, ठीक, मतलब वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि इज W सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ V का मतलब Rn ओवर R रहेगा, ठीक है। क्या सब स्पेस बना लेगा कि नहीं बना पाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि लास्ट वाला 0 है। तो अगर आप यहाँ पर, चूंकि R जो है फील्ड पहले से ही पता रहेगा, तो R फील्ड है, तो इस फील्ड में कोई दो एलिमेंट ले लीजिए AB, और इसका कोई दो वेक्टर ले लीजिए, एक x ले लीजिए, एक y ले लीजिए, ठीक है। तो x में x1 x2 से लेकर के xn जो रहेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और xn-1 तक रहेगा। y में करेंगे तो y1 y2 से लेकर yn-1 तक रहेगा, yn-1 तक रहेगा, और बाद में 0 रहेगा। तो अब AB मैं ले लिया हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो हो जाएगा AX प्लस BY। मल्टीप्लाई करने पर पता चलेगा कि AX1 प्लस BY1। सिमिलरली इसे बढ़ता जाएगा, लास्ट में होगा AXn-1 प्लस BYn-1 कामा 0, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो जो ये नया एलिमेंट बन रहा है ये भी n टपल का ही होगा, क्योंकि इसमें देखिए एक मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और nth प्लेस, कुल n प्लेस है, और उस पर एंट्री भरी हुई है और Rn में है। तो इसके कहने का मतलब है W को इस तरीके से कह रहा है कि Rn के उन एलिमेंटों को हम ले रहे हैं जिसमें लास्ट कंपोनेंट 0 है, ठीक है। तो यहाँ जो हम AX और BY बनाए इसको भी देख रहे हैं, तो इसका लास्ट कंपोनेंट 0 है, और बाकी एंट्री रियल है, तो यहाँ भी बाकी एंट्री रियल है और लास्ट कंपोनेंट 0, तो ये फिर से चला जाएगा इसी में। तो इसलिए ऐसा ट्रू हो गया, और फॉर ऑल AB और XY बिलोंग टू W और AB बिलोंग टू F के लिए ये ट्रू होगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये सब स्पेस बना लेगा। यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर इसी में हम कुछ कह दें, जैसे कि हम कह दें कि xn नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं कह दूं कि xn नॉट इक्वल टू 0, तब बताइए कि क्या ये सब स्पेस बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहीं पर मैं बदल दे रहा हूं कि अगर ये लास्ट कंपोनेंट अगर 0 ना हो तब क्या होगा, ठीक है। तो स्वाभाविक से नहीं बनाएगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए जैसे कि लास्ट कंपोनेंट को अगर आप सोचेंगे कि लास्ट कंपोनेंट अगर 0 ना हो तब वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो एक चीज बताइए, अब से ध्यान से सोचिए कि W ऐसा सेट है जिसमें कि x1 x2 xn इतने सारे टपल्स में एलिमेंट लिए गए हैं और लास्ट कंपोनेंट 0 नहीं है। तो जरा आप एक पल के लिए ऑब्जर्व करिए क्या कि 0 0 0 जो लास्ट ये जो 0 कंपोनेंट 0 जो वेक्टर होगा, ठीक है, W के अंदर जो 0 वेक्टर होगा, क्योंकि W अपने आप में
वेक्टर स्पेस होगा। अपने आप में वेक्टर स्पेस होने के लिए W को प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनना पड़ेगा, और प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनने के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वाला चाहिए ही, तो जीरो इसमें होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि W के अंदर जो भी वेक्टर लिए गए हैं उसका लास्ट कंपोनेंट जीरो नहीं है, और जीरो न होने की वजह से ये लास्ट वाला जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होने से जीरो उसमें नहीं बिलोंग कर पाएगा, इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी प्रकार से और भी अगर कंडीशन लगा दे, जैसे कि मान लीजिए, अब मान के चलिए कि W को सब स्पेस ही हमें दिखाना है, बस हमें कंडीशन अलग अलग बदलना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक मैं दूसरा कंडीशन यहाँ पर रख रहा हूँ ऐसे कि x1 x2 एंड सो ऑन xn, ये जो है एलिमेंट हैं Rn के। लेकिन कंडीशन ए है कि x1 प्लस x2 प्लस xn जो भी होंगे इनका जो सबका सम कर देंगे तो एक आ जाएगा। तो अब पूछा जाए क्या ए वेक्टर स्पेस है? ए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी से डिस्कार्ड हो जा रहा है, क्योंकि जीरो जीरो वाली जो प्रॉपर्टी है कि जीरो, चूंकि अगर ये वेक्टर स्पेस बनाएगा तो अपने आप में सब स्पेस होगा, सब स्पेस प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बनाता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वाला चाहिए ही। और जीरो, अगर जीरो इसमें रहना चाह रहा है तो नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि कह रहा है कि W के अंदर ऐसे कम वेक्टर लिए जा रहे हैं जिनका सम एक है, लेकिन जीरो वाले का सम कर देंगे तो जीरो आएगा, इसलिए जीरो इसमें नहीं रह पाएगा, तो ए भी सब स्पेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को एक ग्रुप में ही एक किताब जो है कि सेंड करूँगा, उसको एक या दो बुक में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग उसका एक्सरसाइज लगाइएगा और ट्राई करिएगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे और कठिन भी मिलेंगे, तो कठिन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और जो इजी होंगे तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से एक और, जैसे कि एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें आप ये समझिए कि एक सेट है Rx। ठीक है, Rx को कहा जा रहा है कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, एक सेकेंड, बस यही समझिए कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल Px जो इस प्रकार से होगा, Px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x एंड सो ऑन anx के पावर n, मतलब a1x a2x स्क्वायर एंड anx के पावर n, इस प्रकार से होगा, जिसमें से कि ईच ai एंट्री होगी रियल की। ठीक है, और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। ठीक, इस प्रकार से तो ए सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है मान लीजिए। ठीक, तो अब हम क्या काम कर रहे हैं कि हम इसकी हेल्प से, अब देखिए ए सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल प्लस के रेस्पेक्ट में, मतलब कि इसका प्लस पहले से डिफाइन होता है कंपोनेंट वाइज। जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कि दो पॉलिनोमियल को जोड़ेंगे तो वो अपने आप जो है घात वाइज, मतलब जो डिग्री होती है उनकी डिग्री वाइज ऐड हो जाते हैं। तो दो पॉलिनोमियल को जोड़ेंगे तो ये भी पॉलिनोमियल ही बनेगा और इसी में जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, किसी तीसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही पॉलिनोमियल बनेगा। तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस रहता है। ठीक है, आर जो एक्स सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ये अपने आप में वेक्टर स्पेस रहता है। अब हमें अब मान लीजिए कि अब इस पर क्वेश्चन पूछ दे कि कोई W सबसेट बना दे जो इस प्रकार का कहे कि ऐसे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है, Rx में से उन पॉलिनोमियल को पकड़िए। ठीक, जो इस प्रकार का हमें देते हैं कि कह दें कि Px बराबर P1 माइनस x। ठीक है, फॉर ऑल x, फॉर ऑल x दिया है बस। ठीक, तो अब आपको ए सोचना है कि ए बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा पॉलिनोमियल लेना है, इस W में ऐसा कलेक्शन रखना है कि
p में जो x है, x ठीक है, x के जगह पर अगर मैं 1 - x अगर मैं पुट कर दूं तो दोनों बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में सभी x के लिए, तो क्या ये पॉलिनोमियल मतलब कि इस टाइप का पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस सब स्पेस बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? तो क्या लग रहा है, कोई सोच पा रहा है या फिर नहीं सोच पा रहा है? पहले ये समझ में आया कि नहीं कि जो r है, r ओवर x जो लिखा हुआ है, r के आगे ब्रैकेट में x लिखा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ए वेक्टर स्पेस बना पाता है कि नहीं, मतलब बना पाएगा कि नहीं ओवर r? ए बना लेगा, ये सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बताइए कि ये जो px है और px बराबर 1 - px फॉर ऑल x, सभी x के लिए इस प्रकार का अगर कंडीशन रहे तो क्या ये बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पूछ दिया। ठीक है, चलिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं भी बताता हूँ। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा सा सिंपल आप यहाँ पर सोचिए कि जैसे कि मान लीजिए एक मैं W1 है, मान लीजिए मैं W2 में यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ऐसे पॉलिनोमियल ले लिए जाएं, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल ले लिए जाएं जो px बराबर p - x हो फॉर ऑल x, ठीक है, तो ये बताइए ए बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? अब देखिए, इसको देख करके बहुत ज़्यादा मत सोचिए, आप याद करिए कि बहुत समय पहले आप लोग इवन फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े होंगे। इवन फंक्शन का रूल होता है कि f - x बराबर fx, ठीक है। तो अगर ऐसा कह रहा है तो पॉलिनोमियल भी एक फंक्शन होता है, बहुत सिंपल फंक्शन होता है। तो अगर fx px बराबर pf - x हो रहा है तो इसमें जितने भी पॉलिनोमियल होंगे सब के सब इवन पॉलिनोमियल होंगे, और इवन जब पॉलिनोमियल होंगे तो कोई भी पॉलिनोमियल हम लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा, a0 के साथ a2x स्क्वायर, a4x4 एंड सो ऑन an या a2n x की पावर 2n। तभी यानी कि जितने भी डिग्री होंगे सब के सब डिग्री इवन पावर में होंगे, तभी जाके fx बराबर px बराबर p - x होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो भी भरे जा रहे हैं इस शर्त के अनुसार वही आएंगे जिस पॉलिनोमियल में हर टर्म में x का डिग्री 2 होगा। एक कंक्लूजन आपको मतलब बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगा कि हम किसी को देख करके उसके कैरेक्टर के बारे में कैसे पता लगाएं। तो यहाँ से ये जो दिया है, कंडीशन दिया है, इस कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो पॉलिनोमियल होगा उसमें प्रत्येक टर्म का जो डिग्री होगा, x का डिग्री वो इवन होगा, तभी सेट हो पाएगा। तो इवन होगा तो हम किसी दो इवन को अगर मैं ऐड करूं, मान लीजिए px ले लिया, एक qx ले लिया, इसमें भी सभी के सभी मान लीजिए b0 प्लस b2x स्क्वायर, बाकी सब ऐसे हैं, तो दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो जो नया बनेगा उसमें भी सारे के सारे एलिमेंट इवन पावर के ही होंगे। प्रत्येक टर्म का जो पावर है x का इवन पावर ही होगा। तो ऐड करने पर ये उसी में जाएंगे। अच्छा, कोई एडिशनल अगर मैं रियल नंबर अगर मैं निकाल दूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहूं कि कोई px बराबर x स्क्वायर है, तो -x, अच्छा अगर मैं यहाँ पर कर दूं -px, मतलब कहने का ये है कि ये अपने आप में जो इवन पावर वाले हैं प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना लेंगे तो a हो जाएगा। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि W1 नहीं, ये जो W2 में लिखा हूं W2 वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो पूछिए, फिर बताते हैं। ठीक है, ये हो जा रहा है कि नहीं हो पा रहा है कि जितने भी इवन पावर के हो पाएंगे? यस सर, हो जा रहा है। चलिए ठीक है, और इसको बताने की कोशिश करिए कि px बराबर अभी बताएंगे या फिर जो है कल सोच के बताएंगे?
चलिए आप लोगों को मौका देते हैं, आप लोग कल इसको सोच करके बताइएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के बेस पर आप इसको सोचिएगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम इसी तरीके से बताए मतलब सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है प्रॉब्लम बुक एक भेज दूंगा और दो प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम बुक है, ठीक है, प्रॉब्लम बुक है जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम दिया हुआ है लीनियर अलजेब्रा का, एक वो वाली बुक भेज दूंगा, एक सिंपल एक दो बुक भेज दूंगा जिसको कि आप ट्राई करिएगा उसके एक्सरसाइज में और उसके कंसेप्ट दोनों को पढ़ने का, समझने का। फिर हम लोग बाकी सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे दूसरे दिन, ठीक है। तो आज मैं पहला दिन है तो यहीं पर स्टॉप करता हूँ, फिर हम लोग दूसरे दिन